जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया की तस्वीर ही बदल गई। सोवियत संघ के बिखरते ही दो सुपर पावर्स वाली दुनिया का अंत हो गया। शक्ति का जो संतुलन था वो पूरी तरह से हिल चुका था। पर सवाल ये था, अब दुनिया पर राज कौन करेगा? आज हम इसी सवाल के जवाब को टटोलेंगे और उन नई ताकतों को समझेंगे जो ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना रही हैं। तो क्या अमेरिका दुनिया का अकेला बॉस बन गया, जिसे हम यूनिपोलर वर्ल्ड कहते हैं? या फिर पावर के कुछ नए सेंटर्स उभर रहे थे जो अमेरिकी दबदबे को चैलेंज कर सकते थे? असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स थी। चलिए इन नई खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं। हकीकत ये थी कि दुनिया एक ध्रुवीय नहीं बनी, बल्कि दुनिया भर में पावर के कई नए सेंटर्स उभरने लगे और इनमें से हर एक में अपने इलाके को एक नई शक्ल देने और अमेरिकी ताकत को बैलेंस करने की काबिलियत थी। और ये सिर्फ देश नहीं थे, बल्कि देशों के ग्रुप्स भी थे। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को समझेंगे, फिर पावर के 3 बिल्कुल अलग मॉडल्स को देखेंगे, यूरोपियन यूनियन का इंटीग्रेशन, आसियान का कोऑपरेशन और चीन का जबरदस्त नेशनल राइज। हम एशिया की दूसरी ताकतों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में ये सोचेंगे कि पावर का भविष्य कैसा होगा। सोचिए, 1990 का दशक शुरू हो रहा है। सोवियत संघ के टूटने से ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा वैक्यूम, एक खालीपन आ गया है। दो सुपर पावर्स के बीच दशकों से चली आ रही होड़ खत्म हो गई और दुनिया एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई। ये एक अनिश्चितता का समय था, लेकिन साथ ही नए मौकों का भी। और इसी खालीपन को भरने के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों से पावर के नए दावेदार सामने आए। यूरोप में यूरोपियन यूनियन एक आर्थिक और राजनीतिक ताकत बनकर उभरा। वहीं एशिया में आसियान ने सहयोग का एक नया मॉडल पेश किया और चीन ने एक ऐसी आर्थिक छलांग लगाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इन सभी का मकसद अपने अपने इलाकों में शांति और तरक्की लाना था। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। दूसरे विश्व युद्ध की भयानक तबाही के बाद यूरोप के नेताओं के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वो सदियों पुरानी दुश्मनी को जारी रखें या फिर साथ मिलकर एक नया शांति भरा भविष्य बनाएं? और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। यूरोपियन यूनियन का बनना कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये एक लंबा और धीरे धीरे चला सफर था। इसकी शुरुआत 1951 में सिर्फ 6 देशों के एक कोल और स्टील कम्युनिटी से हुई, जिसका मकसद था जंग के लिए जरूरी चीजों पर मिलकर कंट्रोल रखना। देखते देखते ये आर्थिक सहयोग एक पूरे पॉलिटिकल यूनियन में बदल गया। 1992 की maastricht ट्रीटी और 2002 में यूरो करेंसी का आना इस सफर के बड़े पड़ाव थे। और हाँ, 2016 का ब्रेक्जिट हमें याद दिलाता है कि ये सफर हमेशा आसान नहीं रहा है। यूरोपीय संघ के झंडे में ये जो 12 सोने के सितारे हैं, ये एकता का एक बहुत गहरा सिंबल है। ये नंबर किसी देश को नहीं, बल्कि परफेक्शन और हार्मनी को दिखाता है। ये यूरोप के लोगों के बीच एकता का एक पावरफुल मैसेज है, जो सदियों की लड़ाई के बाद एक साथ आए हैं। और ये एकता सिर्फ कहने के लिए नहीं है। 2024 में लगभग 19.35 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। इसकी करेंसी यूरो अब अमेरिकी डॉलर के दबदबे को सीधी टक्कर दे रही है और ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल मार्केट है। यूरोपियन यूनियन का असर हर तरफ है। वर्ल्ड ट्रेड में इसका हिस्सा अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है और इसकी मिलीजुली मिलिट्री ताकत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है। साथ ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसके मेंबर देश फ्रांस की परमानेंट सीट इसे ग्लोबल मंच पर एक बहुत जरूरी आवाज देती है। लेकिन यूरोपियन यूनियन का सफर हमेशा फूलों भरा नहीं रहा है। 2003 में जब एक कॉमन संविधान बनाने की कोशिश फेल हो गई, तो इस कार्टून ने ईयू को एक ऐसे टाइटैनिक जहाज की तरह दिखाया जो अंदरूनी मतभेदों के आइसबर्ग से घिरा हुआ है। ये दिखाता है कि इतने सारे देशों को एक साथ चलाना कितना मुश्किल हो सकता है। और ये दरारें कई बार साफ साफ दिखाई भी दी हैं, जैसे 2003 में इराक युद्ध पर ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी का अलग अलग स्टैंड लेना, डेनमार्क और स्वीडन जैसे देशों का यूरो अपनाने से इनकार करना, और जाहिर है 2016 में ब्रेक्जिट का बड़ा झटका। ये सब इस यूनियन के अंदर की चुनौतियों को दिखाते हैं। अब यूरोप से चलते हैं एशिया की तरफ और पावर के एक बिल्कुल अलग मॉडल को देखते हैं, आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये मॉडल इंटीग्रेशन पर नहीं, बल्कि कोऑपरेशन पर आधारित है। यूरोपियन यूनियन और आसियान में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, यूरोपियन यूनियन एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सदस्य देश अपनी कुछ ताकतें एक सेंट्रल अथॉरिटी को दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आसियान एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है,
जहां हर देश की अपनी संप्रभुता सबसे ऊपर है और सारे फैसले सबकी सहमति से होते हैं। आसियान की इसी फिलॉसफी को आसियान वे या आसियान तरीका कहते हैं। इसमें टकराव से बचने और बातचीत से आम राय बनाने पर जोर दिया जाता है। ये यूरोपियन यूनियन के नियम कानून वाले फॉर्मल मॉडल से एकदम अलग है और ये साउथ ईस्ट एशिया के अलग अलग कल्चर्स और पॉलिटिकल सिस्टम्स के लिए बेहतर काम करता है। आसियान का लोगो भी इसी भावना को दिखाता है। धान की ये 10 बालियां 10 मेंबर देशों को दिखाती हैं जो दोस्ती और एकता के बंधन में बंधे हैं, और उन्हें घेरता हुआ ये सर्कल ऑर्गेनाइजेशन की यूनिटी का प्रतीक है। 1967 में बनने के बाद से आसियान ने इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस पर फोकस किया है, लेकिन इसका एक और बहुत ज़रूरी मकसद रहा है, अपने इलाके के झगड़ों को शांति से सुलझाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना, जैसा कि इसने कंबोडिया के संघर्ष को ख़त्म करने में एक अहम रोल निभाया था। अब हम आते हैं पावर के एक तीसरे मॉडल पर, जो न तो ईयू के डीप इंटीग्रेशन जैसा है और न ही आसियान के लूज कॉपरेशन जैसा। ये कहानी है एक अकेले देश के उदय की, जिसने पिछले कुछ दशकों में दुनिया को सबसे ज्यादा हैरान किया है, चीन। चीन के इस जबरदस्त बदलाव को डेंग शियाओपिंग की इस मशहूर कहावत से सबसे अच्छे से समझा जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब था, विचारधारा से ज्यादा जरूरी है आर्थिक नतीजे। इसी प्रैक्टिकल सोच ने चीन को एक बंद माओवादी अर्थव्यवस्था से दुनिया की फैक्ट्री बनने के रास्ते पर डाल दिया। रूस की तरह शॉक थेरेपी अपनाने की बजाय, मतलब एक झटके में सब कुछ बदल देना, चीन ने अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप खोला। 80 के दशक में खेती में प्राइवेटाइजेशन हुआ और 90 के दशक में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोल दिए गए। ये एक धीमी लेकिन बेहद कामयाब स्ट्रैटेजी थी। ये कार्टून चीन के अनोखे हाइब्रिड मॉडल को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। ये एक ऐसी साइकिल है जिसका एक पहिया कम्युनिज्म का लाल रंग है और दूसरा पहिया कैपिटलिज्म का हरा डॉलर। किसी तरह चीन ने इन दोनों विरोधी ताकतों को एक साथ काम करने पर मजबूर कर दिया, जिससे कमाल की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। और इस ग्रोथ का असर पूरी दुनिया ने महसूस किया है। ये कार्टून चीन को एक ताकतवर ड्रैगन के रूप में दिखाता है, जिसकी ग्रेट वॉल अब पूरी दुनिया में फैल रही है। एक अनुमान है कि 2040 तक चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, जिसका असर ग्लोबल पॉलिटिक्स पर बहुत गहरा होगा। लेकिन इस जबरदस्त तरक्की की एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। बढ़ती बेरोजगारी, पर्यावरण को भारी नुकसान और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं चीन के सामने मुंह बाए खड़ी हैं। साथ ही अमीर शहरी इलाकों और गरीब ग्रामीण इलाकों के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है, जो एक बहुत बड़ा सामाजिक चैलेंज है। हालांकि चीन का उदय कमाल का रहा है, लेकिन ये एशिया की अकेली आर्थिक शक्ति नहीं है। पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें इस इलाके की दो और बड़ी ताकतों, जापान और साउथ कोरिया पर भी एक नज़र डालनी होगी, जो दशकों से ग्लोबल इकोनॉमी के अहम इंजन रहे हैं। जापान एक स्थापित आंतरिक महाशक्ति है। नेचुरल रिसोर्सेज की कमी के बावजूद इसने अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के दम पर ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ी जगह बनाई है। G7 का अकेला एशियन मेंबर होने के नाते ये ग्लोबल स्टेज पर एक अहम खिलाड़ी है। हालांकि अपनी सुरक्षा के लिए ये अमेरिका के साथ अपने गठबंधन पर काफी निर्भर करता है। और फिर है साउथ कोरिया, जिसका इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किसी चमत्कार से कम नहीं है। 1960 के बाद इसकी तेज तरक्की को हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। एक जंग से तबाह गरीब देश से ये आज एक टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल पावर हाउस बन गया है। आज सैमसंग, LG और हुंडई जैसे इसके ब्रांड्स दुनिया भर में क्वालिटी और इनोवेशन का दूसरा नाम बन गए हैं। तो हमने पावर के 3 अलग-अलग रास्ते देखे, EU का इंटीग्रेशन, आसियान का कोऑपरेशन और चीन का नेशनल राइज, और साथ ही जापान और साउथ कोरिया जैसी स्थापित ताकतें भी। अब सवाल ये है कि भविष्य के वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इसका क्या मतलब है। ये टेबल इन तीनों मॉडल्स की ताकतों और कमजोरियों का एक साफ सुथरा निचोड़ पेश करती है। यूरोपियन यूनियन की ताकत उसकी विशाल सिंगल मार्केट में है, लेकिन अंदरूनी फूट उसे कमजोर करती है। आसियान की ताकत उसकी डिप्लोमैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन इसके पास नियम लागू करवाने की ताकत सीमित है। और चीन की तेज इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन देश के अंदर बढ़ती असमानता एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि 21वीं सदी में ग्लोबल पावर बनने का कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। इंटीग्रेशन,
कोऑपरेशन या फिर नेशनल पावर, ये सभी पावर सेंटर बनने के सही रास्ते हो सकते हैं। हर इलाका अपने इतिहास और कल्चर के हिसाब से अपना रास्ता चुनता है। और यही बात हमें भविष्य के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब ये अलग अलग पावर सेंटर्स एक दूसरे से मिलेंगे, कभी मुकाबला करेंगे, कभी सहयोग, तो आने वाले दशकों में हमारी दुनिया आखिर दिखेगी कैसी? ये तो तय है कि दुनिया मल्टीपोलर होगी, लेकिन उसका रूप और स्वभाव कैसा होगा, ये कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। देखने के लिए धन्यवाद।